Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, दिस इज़ विक्रांत पुनिया एंड आई एम परसुइंग वेटनरी साइंस। तो आज फिर आपके सामने एक वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। दैट इज़ जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब हम पढ़ेंगे कि हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन आवर बॉडी। तो आप जानते हो कि हाँ, जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है वो किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो व्हाट वी कैन से दैट द ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्ट मीडियम for the O2 and CO2, for the transport of O2 and CO2, right? Now हम बात करते हैं O2 की कि किस फॉर्म में O2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं about 97% of O2 is transported in the with the help of RBC that is present in the blood। तो यही बात यहाँ पे मैंने लिखी है, 97% of O2 transported through RBC that is present in the ब्लड। ठीक है, और जो बचती है रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरिड थ्रू द डिजोल्व स्टेट और थ्रू द प्लाज्मा। तो दैट मीन्स जो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर उसके थ्रू कैरी होती है रिमेनिंग 3%, राइट। अब आपको कई बच्चों को क्लियर नहीं होगा कि प्लाज्मा क्या होता है। आरबीसी का तो आपने नाम सुना है कि इनसाइड आवर ब्लड आरबीसीज आर प्रेजेंट। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अबाउट द ब्लड। दैट इज ब्लड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट द फर्स्ट पार्ट इज द प्लाज्मा और ये अबाउट ब्लड का 55% पार्ट कैरी करता है। और दैट द सेकंड पार्ट इज द सॉलिड एलिमेंट। ठीक है, सॉलिड एलिमेंट्स ये कितना परसेंट होता है? लगभग 45%। ठीक है, नाउ इनसाइड द प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर देयर इज अ वाटर इज प्रेजेंट, मैक्सिमम वाटर ही प्रेजेंट होता है। अबाउट 90 से 92% वाटर इज प्रेजेंट। एंड वाटर से अलग क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज द प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लगभग 8 से 6 to 8%। ठीक है, 6 to 8%, राइट। अब प्रोटीन में क्या क्या आते हैं? आपने आई थिंक अभी 11th में शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन नीट वाले बच्चों को उनको पता होता है। तो प्रोटीन में आते हैं आपके एल्ब्यूमिन आता है और ये मैक्सिमम प्रोटीन यही फॉर्म करता है। और इसके बाद ग्लोबुलिन आता है। ठीक है, ग्लोबुलिन आता है और इसके बाद फाइब्रिनोजन आता है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, और उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन आता है, प्रोथ्रोम्बिन दैट इज द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दैट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, राइट। तो ये चीज़ें प्लाज्मा के अंदर आती हैं। सॉलिड एलिमेंट्स के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? दैट द आपकी आरबीसी, जिसको आप इथ्रियोसाइट्स बोलते हैं, आरबीसीज आती हैं। डब्ल्यूबीसी भी सॉलिड एलिमेंट्स के अंदर आती हैं। दैट इज़ द प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारे ब्लड्स में वो भी सॉलिड एलिमेंट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा आपको एक रिव्यू था अबाउट द ब्लड, और बाकी ब्लड के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट इज़ द सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है, सर्कुलेशन ऑफ। तो प्लाज्मा आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ द प्लाज्मा। तो जो 3% ऑफ O2 होती है वो कैरिड होती है थ्रू द डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा की हेल्प से कैरी होती है। ठीक है, और रिमेनिंग जो 97% ऑफ O2 होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीसी के बारे में करते हैं। आप जानते हो कि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? एक्चुअली यही अपने साथ कंबाइन करता है O2 को और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो पहले छोटा सा एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं हीमोग्लोबिन का, जो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन किससे? दो पार्ट से मिलकर बना है। दैट इज द हीम ग्रुप, दैट इज द आयरन जिसे बोलते हैं, और ये ब्लड में Fe2 की स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो ग्लोबुलिन होता है ये क्या होता है? एक्चुअली प्रोटीन होता है।
क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो अब ये O2 के साथ कैसे कंबाइन होता है वो चीज़ें देखते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। ये सेंटर लोकेटेड ग्लोबुलिन होता है और उसके चारों तरफ Fe प्रेजेंट होते हैं इन द +2 स्टेट, राइट, +2 स्टेट। ओके, तो अब क्या करता है हीमोग्लोबिन, मैं आपको बता दूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइंस करता है, किसके साथ कंबाइन करता है, विद द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। दैट मीन्स आप एक रिएक्शन देखने की कोशिश कीजिएगा, दैट इज HB हीमोग्लोबिन, और ये फॉर्म करता है कितने, 4 O2 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है और क्या फॉर्म करता है, दैट इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। ठीक है, और जो ये रिएक्शन होती है बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, ये एक तरह से रिवर्सेबल रिएक्शन होती है। सो मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज़ अ रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल होने के पीछे एक रीज़न होता है। देखिए, आपका जो ब्लड O2 को कैरी करता है, कहाँ से कैरी करता है, लंग्स से लेकर के चलता है और वो पूरी बॉडी टिश्यू तक वो उस ब्लड को कैरी करता है। तो जब ब्लड टिश्यू पे पहुँचता है तो वहाँ क्या होता है, आपके ब्लड से जो आपके हीमोग्लोबिन के साथ O2 अटैच होती है वो वहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है और कहाँ चली जाती है, टिश्यू में चली जाती है। और टिश्यू से क्या रिलीज होती है, CO2। तो वो CO2 फिर कंबाइन कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है ये टिश्यू में जाकर डिसोशिएट हो जाती है, इस प्रोडक्ट से O2 बाहर निकल जाती है और ये अगेन इस फॉर्म में आ जाता है और इसके साथ यहाँ हीमोग्लोबिन CO2 अटैच हो जाता है और ये फिर फर्दर उस ब्लड को लेकर अगेन आपके लंग्स तक पहुँचता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस, पूरी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं, हाँ, तो कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये होता है कि जो आपका ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो जब हम उसको देखते हैं 1 ml ऑफ ब्लड, दैट मीन्स 1 ml ऑफ हीमोग्लोबिन, कितना 1 ml ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.34 ml ऑफ O2। ठीक है, 1 ml ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिड 1.34 ml ऑफ O2। ठीक है, तो एक्चुअली मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि ये पॉइंट्स स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इन पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो 1 ml ऑफ ब्लड होता है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो 1 ml ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.34 ml ऑफ O2। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं सेकंड पॉइंट, दैट इज 100 ml ऑफ ब्लड हैव 15 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं, आपके सामने अगर मैं क्वेश्चन बनाकर दूं कि 100 ml ऑफ ब्लड कैरी हाउ मच अमाउंट ऑफ O2, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपके सामने 2 पॉइंट स्टेटमेंट रखी हैं, इनकी हेल्प से आप बताइए मुझे कि 100 ml ऑफ ब्लड कैरी ml ऑफ O2, बताइए कितने ml ऑफ O2 कैरी करता है हमारा 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको, जब 1 ml ऑफ हीमोग्लोबिन करता है इतने ml ऑफ O2 को कैरी, और हमारे ब्लड में 100 ml ब्लड में होता है 15 ml ऑफ हीमोग्लोबिन, तो 15 इंटू 1.34 ml करेंगे तो क्या आएगा आपका, अबाउट 20 ml ऑफ 20 ml। सो कह सकते हैं कि 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करता है आपका 20 ml
20 ml ऑफ O2, ठीक है, और O2, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर है, ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। ये एक तरह से डाटा ही की फॉर्म में है कि आपका ब्लड इतना कि ये चीज़ें कैरी करता है, इसके अंदर इतना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे, इसके लिए कोई आपके लिए कुछ ऐसा है तो कॉन्सेप्ट वगैरह तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, एक वर्ड आता है इंटरनल रेस्पिरेशन या कह सकते हैं टिश्यू रेस्पिरेशन। तो कहाँ होता है टिश्यू रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो टिश्यू रेस्पिरेशन और कह सकते हो आप इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन तो आप क्या बोलोगे आप? तो आप उसको सिंपली बताओगे व्हेन द एक्सचेंज ऑफ gases take place between blood and the tissue, that process is called tissue respiration, ठीक है। तो टिश्यू रेस्पिरेशन क्या होता है? occurred between tissue and blood, ठीक है। टिश्यू और ब्लड के बीच में जो occurred between टिश्यू एंड ब्लड, राइट। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। लिख देता हूँ, टिश्यू एंड ब्लड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurred between टिश्यू एंड द ब्लड इज कॉल्ड टिश्यू रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आपके साथ अब आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी अदर गैसेस भी होती हैं, और क्या एक गैस और होती है ओजोन, आपने सुना होगा। ओजोन भी आपकी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। तो जब ओजोन ऑक्सीजन के आपके हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है तो वो एक प्रोडक्ट बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मिथेनोग्लोबुलिन, ठीक है। और ये मिथेनोग्लोबुलिन क्या होता है? कलरलेस कंपाउंड होता है, कलरलेस सब्सटेंस होता है, कलरलेस सब्सटेंस, ठीक है। और ये क्या करता है? ये करता है आपके डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दैट मीन्स जो ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है उसको ब्रेक करने का काम ये करता है। तो ये क्या होता है? हमारे लिए हार्मफुल गैस होती है। दिस गैस इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ बिकॉज इट डिसोशिएट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करता है? इट डिसोशिएट्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो इट कैन, सो दिस गैस harms us and pollute our environment, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो गैसेस होती हैं ये इनकी जो एफिनिटी होती है और हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की वो O2 से कहीं ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया था कि CO2 की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है हमारे ब्लड के साथ वो O2 से 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसी तरह ये कुछ गैसेस हैं और वो तो फिर भी कंबाइन होती है और ये बल्कि डिसोशिएट कर देती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, ठीक है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल गैस होती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखोगे। अब इसके बाद आगे बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। और जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है यहाँ से 100% हर बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से हर बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं पहले ये होता क्या है। तो बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली क्या है, ये एक रिलेशन होता है। एक इसके लिए आपने एक ग्राफ तैयार किया होता है, उस ग्राफ को देखते हैं,
ठीक है। एक तरफ आप जो y एक्सिस होती है उस पर लेते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, ठीक है। और जो x एक्सिस होती है यहाँ पर आप लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। मार्किंग कर देते हैं 40, 60, 80 और दैट इज़ 100। यहाँ पे भी इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं 40, 60, 80, 100। एक्चुअली इस ग्राफ की हेल्प से हम उन फैक्टर्स के बारे में पता करते हैं जो कि हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे ऑक्सीजन और जो हीमोग्लोबिन के बीच में जो कॉम्बिनेशन की वो पावर होती है, उसको जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, वो उन फैक्टर्स जो उस कॉम्बिनेशन को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ वही चीज़ें देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है और इस ग्राफ को आप नाम देते हो सिग्मॉइड ग्राफ, ठीक है। तो ये किस तरह का कर्व होता है? सिग्मॉइड कर्व, ठीक है, सिग्मॉइड कर्व, ठीक है, सिग्मॉइड कर्व। तो अब इसमें क्या देखते हैं, पहले आप फैक्टर्स लिख लीजिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे O2 और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर आता है आपका अब अभी मैं सिर्फ उनका नंबरिंग दे रहा हूँ, उनके डिटेल स्टडी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। भाई कितना हमारे ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो मैटर करता है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरा फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। थर्ड फैक्टर है दैट द pH, और आप कह सकते हो H आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। और चौथा फैक्टर आप कह सकते हो दैट इज द टेम्परेचर, ठीक है। तो अब इन फैक्टर्स को ग्राफ के हेल्प से स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जब ये आपका ग्राफ इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन, ठीक है, और एक इस तरह का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ होता है, ठीक है, हाँ जी। तो ग्राफ में चेंजेस देखते हैं किस तरह से कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। तो जब ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, शिफ्टेड राइट साइड, भाई राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो इसके पीछे शिफ्ट होने का क्या मतलब है? ये क्या चीज़ दिखाता है? इट शोज डिक्रीज द एफिनिटी। एफिनिटी वर्ड किस लिए यूज किया गया है? एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन की O2 के साथ जो कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है, जो पावर होती है, उसको हम किस वर्ड से यहाँ पर कर रहे हैं? डिनोट, दैट इज एफिनिटी। तो जब ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, दैट मीन्स जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये डिक्रीज क्यों हो जाएगी? देखिए, जब एक्चुअली आपका pH डिक्रीज हो जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ब्लड इंक्रीज हो जाता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ये ग्राफ क्या हो जाता है? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाता है। और इसका क्या मतलब होता है कि ये दिखाता है इट शोज द डिक्रीज द एफिनिटी बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड O2, ठीक है। हीमोग्लोबिन और O2 के बीच में जो एफिनिटी है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो जाती है। और कौन किस वजह से होती है? दैट दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। अब ये शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट, शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इसको शिफ्ट होने के लिए क्या रीज़न होते हैं? ठीक है, एक्चुअली ये जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये हमारे लिए एक अच्छा
हमारी बॉडी के लिए अच्छा एक प्लस पॉइंट होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ ये ग्राफ अगर मेनली तो इस तरह से होता है सिग्मोइड शेप का, लेकिन अगर इस ग्राफ में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसका क्या मतलब होता है वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शिफ्ट होने का क्या, इसके जस्ट अपोजिट जो चीज़ें होंगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर पीएच इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर आपका CO2 का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज, और आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये क्या शो करता है, इट शोज इंक्रीज्ड इन एफिनिटी बिटवीन O2 एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब एक्चुअली इस ग्राफ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार, उनको ये समझ नहीं आता, क्योंकि जब ऑप्शन में आपके सामने रखते हैं कि पीएच कब इंक्रीज हो जाएगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज हो गया तो ग्राफ किस साइड शिफ्ट होगा, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके लिए याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर पीएच बॉडी का, ब्लड का जो पीएच होता है, आपको बता दूँ, जो ब्लड का पीएच होता है वो अबाउट ब्लड नॉर्मल पीएच होता है अबाउट 7.4, ठीक है। दैट इज स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। अब अगर आपका पीएच डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ब्लड थोड़ा एसिडिक हो रहा है, तो जो हीमोग्लोबिन की O2 के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है, जो इनके बीच की एफिनिटी होती है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मेन पॉइंट आप इससे पता लगा लेना, अगर पीएच डिक्रीज हो गया तो एफिनिटी बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड O2 क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो ये दोनों फैक्टर हैं CO2 एंड टेम्परेचर, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीएच जब इंक्रीज होगा आपके ब्लड का, तो आपका ग्राफ किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड द लेफ्ट। दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, दैट मीन्स लेफ्ट साइड, राइट। तो ये क्या शो करता है, इट इंक्रीज द एफिनिटी बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड O2, ठीक है। दैट मीन्स जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन होने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स हैं, इनको डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो उन्होंने अपने ही नाम पर इनको एक इफेक्ट का नाम दे दिया, ठीक है। अब वो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो आई थिंक मुझे इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि what is primarily related to the dissociation of oxyhemoglobin, कि जब हीमोग्लोबिन के साथ जो O2 कंबाइन है, अगर वो टूटने लग जाए, दैट मीन्स ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कम होने लग जाए, तो उसके लिए सबसे पहला फैक्टर कौन सा होगा जो उसके लिए प्राइमरीली रिलेटेड होगा। तो आपके सामने ऑप्शन होंगे ये 4, तो आप कौन सा टिक करोगे, तो आप टिक करोगे लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। इट इज प्राइमरली related to the dissociation of oxyhemoglobin, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार आया भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिक्रीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब हमारे बॉडी में डिसोसिएशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दिस, ठीक है। मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बता ही दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रख लेना प्राइमरीली रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, दैट इज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2। जब आपके ब्लड में जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, दैट इज द फर्स्ट वन। इज सेकंड जो होती है हाई
कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा, इट एक्टिवेट्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो ये प्रोसेस होती है, जो ये डिसोसिएशन की प्रोसेस है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन की ये जो प्रोसेस होती है, इसको हमने क्या नाम दिया, बोर इफेक्ट, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, क्या नाम दिया, बोर इफेक्ट, ठीक है, बोर्स इफेक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके नीट में क्वेश्चन बन जाता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 किस इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। और ये तो पूछते ही है कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये जो प्रोसेस होती है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन की, तो उसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, दैट इज अ बोर इफेक्ट ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द ब्लड, राइट। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बात करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ बात करते हैं, दैट इज द लो पीएच ऑफ, थर्ड होता है लो पीएच वैल्यू इन ब्लड, ठीक है। अगर आपके ब्लड का पीएच कम हो जाता है, दैट मीन्स आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है, तो वो क्या करता है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये क्या करती है, कंडीशन एक्टिवेट करती है, एक्टिवेटेड द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और जो इफेक्ट होता है, एंड दिस इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, क्या नाम देते हैं उसको, दैट इज द रूट इफेक्ट, ठीक है। उससे पहले वाला क्या था, जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 in the blood, that is the Bohr effect, and when the low pH value in the blood, that means the acidic nature of blood, ठीक है, acidic blood, ठीक है, acidic blood activates द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया, दैट इज द रूट इफेक्ट, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद फोर्थ फैक्टर कौन सा है, दैट इज द टेम्परेचर। आपने सुना होगा इन समर्स क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, आपकी बॉडी में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना काम करना, वो डिसएक्टिवेट होने लगते हैं, डीएक्टिवेट होने लगते हैं, और आपकी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। और उसका सबसे एक मेन रीज़न ये भी होता है कि जो एफिनिटी होती है आप ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होने की, वो भी कहीं ना कहीं कम होने लगती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर ऑल्सो एक्टिवेट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। तो मैं फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं, दैट इज द टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर क्या करता है, डिसोशिएट करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है हाई टेम्परेचर, ठीक है। ऑल्सो एक्टिवेट्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। दैट इज द फिफ्थ पॉइंट आता है
2,3 डाइफोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक सब्सटेंस है जो कि ग्लाइकोलाइसिस, जब आपकी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस होती है उसके दौरान ये सब्सटेंस बनता है। तो इसके लिए क्या है, इट इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। और ये क्या करता है, इट ऑल्सो डिसोशिएट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। राइट, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ये सब्सटेंस बॉडी में ज़्यादा बन जाएगा तो ये भी क्या कर देगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स थे जो कि हमारे कवर हो गए। अब इसके बाद एक पॉइंट और बचता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो कि O2 का अभी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो उस चीज़ को भी देखते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हाउ मच अमाउंट ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय 100 ml ऑफ ब्लड, तो आप क्या आंसर करोगे। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि आपका 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, 100 ml ऑफ ब्लड कैरीड 20 ml ऑफ O2, 20 ml ऑफ O2। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, तो कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर होता है आपके टिश्यू तक। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन आता है हाउ मच अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ O2 delivered to the muscles या delivered to the tissue during normal physiological condition। ठीक है, और ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ठीक है, दैट इज 20 ml, दैट इज सेकेंड ऑप्शन 15 ml, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द 5 ml ऑफ O2, कह दो ऑफ O2 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज अ नन। ठीक है, तो आप क्या टिक करोगे, आप अभी तक आपको मैंने भी नहीं बताया कि कितनी डिलीवर्ड होती है, तो आप अभी तक आपकी अपनी नॉलेज के हिसाब से आप क्या टिक करोगे, ये। और अगर आपने ये टिक कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपकी जो आर्टरीज होती हैं, जो आर्टरी का ब्लड होता है, आर्टियल ब्लड जो होता है वो कहाँ लेकर आता है ब्लड को, टिश्यू तक लेकर आता है, टिश्यू तक लेकर आता है। और टिश्यू से ब्लड अगेन कौन ले लेता है, वेन्स, दैट इज अ वेनस ब्लड। अब आपको ये तो पता है कि 100 ml ऑफ ब्लड कितना लेके आता है, यहाँ पर 100 ml ऑफ ब्लड कितना कैरी कर रहा होता है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है। अब ये इतना ब्लड आया टिश्यू के पास, इतने अमाउंट ऑफ O2 अपने साथ लेकर आया, तो अब टिश्यू ने क्या किया, O2 को तो ले लिया अंदर, O2 को ले लिया अंदर और CO2 को छोड़ दिया बाहर। तो जब आप वेनस ब्लड में देखते हो कि कितना अमाउंट ऑफ O2 प्रेजेंट है, तो आप वहाँ पर देखते हो 100 ml ऑफ ब्लड हैव 15 ml of O2. That means only 5 ml of O2 is delivered to the tissue during normal physiological condition. तो आप क्या आंसर करोगे, that is the 5 ml of O2। क्या आंसर करोगे, 5 ml of O2। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना कि जब आपका आर्टरी ब्लड 20 ml ऑफ O2 अपने साथ लेकर आता है और टिश्यू में 5 ml ऑफ
तो दैट मीन यहाँ कह सकते हैं 5 ml ऑफ O2 कंज्यूम, ठीक है, ड्यूरिंग 1 कंडक्टिंग साइकिल। जब एक बार ब्लड इस साइकिल से होकर गुजरता है तो ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ये कंज्यूम होती है, ठीक है। फिर अगली साइकिल में आएगा, फिर दोबारा 5 ml हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो ये बात थी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दैट इज अबाउट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस CO2 के बारे में। क्या पढ़ेंगे? CO2 के बारे में।